कल जो एक क्वेश्चन दिया था कुछ लोगों से नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ ना, किस किस से हो गया? कुछ ने ट्राई नहीं किया, किसने ट्राई किया उससे हुआ नहीं, यही है ना। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको एक 3 डायमेंशनल फिगर गिवन है। 3 डायमेंशनल फिगर कैसे है वो? दो पैरेलल वायर्स है और इधर एक सेमी सर्कल है और इधर भी एक सेमी सर्कल है। तो कुछ इस तरह का ये फिगर है, ठीक है। और ये जो सेमी सर्कल है ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इधर से देखें तो कुछ इस तरह का सेमी सर्कल, सही है, ऐसा ही गिवन है। जो ओरिजिन है वो कहाँ है? यहाँ है, 0,0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि वायर्स नहीं है, मैं कहता हूं यहाँ पे 3 बॉडीज है। इसका मास m1, इसका मास m2 और इसका मास m3। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से? वैसे 2a है ये, यहां से टोटल डिस्टेंस ये भी 2a हो गया। ये जो गिवन है ये भी कितना गिवन है आपको? 2a गिवन है। यानी कि ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी, यस और नो। ये जो वायर है इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा गिवन है, ठीक है। तो बोलो इसका मास कितना हो जाएगा? m1 बताइए कितना होगा? लैम्डा टाइम्स इस वायर की लेंथ, इस वायर की लेंथ कितनी है बोलो? पाई a, सही है। इसका बताओ m3 लैम्डा टाइम्स पाई a, सेम टू सेम मास होगा। इसका मास बताओ, टोटल लेंथ 2a प्लस 2a 4a, m2 हो जाएगा लैम्डा टाइम्स, ठीक है। ओके, अब मुझे ये बताइए m1 m2 m3 पता चल गए आपको, इनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी लिख लेते हैं। बोलो भाई, अब ये फिगर कैसा है? 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। इसमें आप एक्स वाई जेड एक्सिस अपनी तरफ से भी मान सकते हैं, अगर दिया हो क्वेश्चन तो उसके हिसाब से मान लो, अदरवाइज अपने खुद के हिसाब से मान लो। तो बोलो ये जो डायरेक्शन है ये मैं एक्स डायरेक्शन बोल सकता हूँ, सही है भाई? बोलो, चाहो तो आप इसको भी ले सकते हो, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ की वजह से यहाँ ले। ये हो गया भैया आपका एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और ऐसे ये है ना, ये हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल है ऐसे है ना, तो यही डायरेक्शन हो गया आपका वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन, सही है। ओके, मुझे ये बताओ वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन बोलो जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर इधर है, तो सेंटर ऑफ मास का आएगा बीच कहीं में आएगा, सही है। ओके, बताइए कहाँ आएगा? एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे आएगा, तो एक्स सी क्या दिखने लग गया आपको? 0। ओके, अब बताओ दो वायर्स ऐसे हैं, एक सेमी सर्कल ऐसे है, एक सेमी सर्कल ऐसे है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर आएगा, वाई डायरेक्शन कुछ ना कुछ आएगा। अपने को क्या निकालना पड़ेगा? वाई सी एम। वाई सी एम का फॉर्मूला बताइए। m1 y1 प्लस, सही है, डिवाइड बाय, सही है। ओके, अब मुझे बताओ ये पॉइंट क्या होगा? ये सर्कल का सेंटर है, बोलो इससे कितनी हाइट पे होगा वो? 2r/पाई पे, सही है। तो बोलो y m3 के लिए y3 कितना आएगा? 2r/पाई। इसके लिए 2r/पाई और इसके लिए 0। तो बोलो m2 के लिए ये हो जाएगा 0, इसके लिए कितना हो जाएगा? और r कितना है? a के बराबर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a/, m1 m2 m3 की वैल्यू है, आगे खुद का पता करा दो, सही है। ट्राई नहीं किया था आपने, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कुछ चीजें इसमें से हमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है।
ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे तो उसमें जो भी बॉडी होती थी वो किस तरह की बॉडी होती थी? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे उसको, है ना, कि भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। यही था, है ना, न्यूटन के लॉ यही कह रहे हैं, फर्स्ट लॉ यही था। तो मैं कह रहा हूं कि अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं हमको, M1 M2 M3 M4 M5 M6, पूरे को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, और पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, सारे का सारा मास मुझे एक पॉइंट पे दिखाई देता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो मैं कहता हूं सब मासेस को हटा के एक सिंगल ऑब्जेक्ट रख लो, क्या? M टोटल, लोकेशन उसकी सेंटर ऑफ मास, सही है। अब उस सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, सही है। इसमें हमें क्या दिखाई देगा? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिखाई देगा, और फोर्स कौन सी दिखाई देगी? टोटल एक्सटर्नल फोर्स दिखाई देगी। यस और नो? कोई दिक्कत? तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टोटल इनटू किसका एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास। क्योंकि हमने पूरे के पूरे सिस्टम में जब सारे मासेस को हटा के एक सिंगल मास अज्यूम कर लिया है, तो एक्सेलरेशन भी किसका अज्यूम करना पड़ेगा? उस पॉइंट का, उस टोटल मास का, वो कहां है? सेंटर ऑफ मास। यस और नो? कोई दिक्कत भाई? तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाय 1 प्लस M2 प्लस M3, ये होता ही है। यस और नो? अब इसको डिफरेंशिएट कर, तो बोलो RCM का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? VCM। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अरे सॉरी, है ना? बोलो, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो M1 प्लस M2 प्लस M3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। बोलो M1 R1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, M1 बाहर, R1 का डिफरेंशिएशन V1, ऐसे ही M2 V2, ऐसे ही M3 V3। सही है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? समेशन MI VI डिवाइड बाय समेशन MI। सही है भाई? अब देख लो, इस MI को चाहो तो टोटल उधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सही है ना? मतलब ये जो टोटल मास है ना, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? M टोटल इंटू VCM। बोलो भाई, क्या बन जाएगा? M टोटल इंटू VCM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। आएगा कि नहीं आएगा? ये V क्यूब लिख दिया गलती से, ये V3 आएगा, ठीक है? ठीक कर लेना, कोई दिक्कत भाई? तो बोलो, मोमेंटम अगर मुझे लिखना है किसी बॉडी का, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मोमेंटम, देखो, मास इंटू वेलोसिटी। अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे? मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो M1 M2 M3 M4, तो क्या करेंगे? सबके मोमेंटम का वेक्टर सम करेंगे। यस और नो? तो बोलो, अगर मुझे टोटल मोमेंटम चाहिए तो क्या करूंगा? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, मतलब पहले का मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, तीसरे का मोमेंटम, और इन तीनों का मोमेंटम ऐड करना, मतलब टोटल मास को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। यस और नो? सही है भाई? तो अगर आपको पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो, पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो? इंडिविजुअली पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम प्लस तीसरे का मोमेंटम, ऐसे सबका कर सकते हो मोमेंटम ऐड, वेक्टर सम होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? टोटल मास लेके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक ही बात है। टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू T1 प्लस P2 प्लस T3 इज इक्वल टू M टोटल इंटू VCM। हो जाएगा आंसर? कोई दिक्कत भाई? ठीक है। तो हेंस मोमेंटम इज इक्वल टू T टोटल इज इक्वल टू PCM, यानी कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस T3। बोलो भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। इफ VCM इक्वल टू 0, क्या लिखा हुआ है आगे? वेरी सॉरी, आगे क्या लिखा हुआ है? इफ VCM इक्वल टू 0 देन इट डज नॉट मीन दैट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 0। भाई, हो सकता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होना मतलब सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटी 0 होना नहीं है, क्योंकि यहां पे कौन सा सम हो रहा है? वेक्टर सम हो रहा है। सही है? बताइए, एक सिस्टम में दो मासेस है, एक M1 और दूसरा भी M1 के बराबर ही है। ये जा रहा है 5 की स्पीड से इधर, ये जा रहा है 5 की स्पीड से इधर। बताओ, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम? 0। क्यों? उनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। M1 इंटू पहले का 5M1 हो जाएगा, दूसरे का -5M1 हो जाएगा। सही है?
तो अगर टोटल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, दैट डज नॉट मीन के इंडिविजुअल वेलोसिटी भी जीरो है। तो यही आई बात, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। VCM का डिफरेंशिएशन ACM, इनका डिफरेंशिएशन करो, बोलो प्लस प्लस ठंड लग गई तो मुझे, कोई बात नहीं। बोलो उधर क्या था, M1 प्लस M2 प्लस M3, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर, क्या आ जाएगा, M टोटल इनटू एरिया इज इक्वल टू M1 प्लस M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3, यही होगा, सही है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, पहला मास, इसका एक्सेलरेशन, यही तो पहले पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है F1, ये F2 है, ये F3 है, यानी कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू, वेरी वेरी सॉरी, इज इक्वल टू, बोलो टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो अगर आपको किसी सिस्टम पे टोटल फोर्स लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, पहले वाले पे फोर्स प्लस दूसरे वाले पे प्लस तीसरे वाले पे, या फिर टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सही है। तो F टोटल इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू M टोटल इंटू ACM। तो आप किसी भी तरीके से टोटल फोर्स लिख सकते हैं। ये हरियाणा है, या तो यहाँ आर पार का ही होता है या सीधा टेक, कुछ नहीं होता, मतलब जो भी हो आर पार ही होता है यहाँ, और कुछ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया है, या तो जुकाम ठीक हो जाएगा या नमूनिया हो जाएगा, देखी जाएगी, है ना। आधे डिसीजन यही तो होते हैं, या तो भाई देखी जाएगी, ठीक है। तो बोलो F टोटल लिखने के लिए क्या करेंगे, बोलो F1 प्लस F2 प्लस F3, या फिर F टोटल के लिए क्या करेंगे, M टोटल इंटू AC, सही है, सही है। कुल मिला के बात क्या है कि भाई या तो सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए सम कर दो, चाहे मोमेंटम हो चाहे फोर्स हो, या फिर क्या कर दो, सारे के सारे मासेस की जगह सिर्फ सेंटर ऑफ मास मान दो, और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए जो लिखना है वो लिख दो, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दो, और मोमेंटम लिखना है तो टोटल मास को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, है ना। जो पूरा सिस्टम कर रहा है वही अकेला कुल मिला के सेंटर ऑफ मास कर रहा है, बस। समझ में नहीं आया, क्लियर हो गई बात। और अगर ACM जीरो है देन इट डज नॉट मीन दैट A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तीनों जीरो होना जरूरी नहीं है। इस वजह से मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें दो मासेस हैं, ठीक है, एक M1 है और एक M2 है, इस पे 5 न्यूटन फोर्स फॉर एग्जांपल इधर लग रहा है, इस पे 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर की तरफ है, इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर की तरफ है। बोलो क्या F1 F2 जीरो है, नहीं, लेकिन ACM निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि M2 A2 प्लस M1 A1 करेंगे तो बोलो इसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट है, तो ये ऑब्वियसली ये माइनस M इंटू 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, M2 इंटू 1 हो जाएगा, ऐसा ना। ऑब्वियसली ये मास दोनों M ही है, समझ में आया ना। बोलो ACM क्या आएगा, जीरो, लेकिन A1 और A2 जीरो, याद रहेगी ये बात, ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान रहे, ये बात हमेशा ध्यान रहे कि आप पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो, सही है। पूरे सिस्टम का भी वही बिहेवियर है, इंडिविजुअल का सब करके भी वही बिहेवियर है, और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर देखेंगे तो भी वही है, समझ में नहीं आया, ठीक है। यहां देखिए, यहां आपको बताना है ये 10 kg है, ये 5 kg है, क्या करना है इसमें, ACM बताना है क्या, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। कैसे बता सकते हैं आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लो, ये सॉल्व करना आता है। एक का एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, एक का एक्सेलरेशन नीचे आएगा, एक को पॉजिटिव मान लिया, एक को नेगेटिव मान लिया, और ACM का फॉर्मूला लगा के M1A1 प्लस M2A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका
सॉरी, m टोटल इंटू ACM इज इक्वल टू F टोटल। तो ACM इज इक्वल टू F टोटल। समझ में नहीं आया? तो आप कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे शुरुआती क्वेश्चन के लिए? ऑब्वियसली दोनों का एक्सेलरेशन निकालो। बोलो m1 m2 पता है ना? m1 ग्रेटर देन m2 है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? m1 माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना? पढ़ा हुआ है हमने, हेडवुड मशीन है ये। बोलो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5 m1 माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कितना आ जाएगा? 5, 15, 1 बाय 3 g बाय 3 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? g बाय 3। तो ये ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। यस और नो? बोलो ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है? g बाय 3, और ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है? g बाय। एक को माइनस लिखेंगे ना, किसी को भी माइनस लिख लो, ठीक है? जैसे इसको इसने माइनस लिखा हुआ है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, तो ये प्लस g बाय 3 हो जाएगा। तो बोलो a1 को क्या लिखेंगे? माइनस g बाय 3, और a2 को क्या लिखेंगे? g बाय 3। बोलो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बोलो m1 प्लस m2 15 आ जाएगा। m1 कितना है? 10, a1 कितना है? माइनस g बाय 3, और m2 कितना है? 5, और एक्सेलरेशन कितना है? g बाय 3। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? माइनस 10g बाय 3 प्लस 5g बाय 3, कितना आ जाएगा? माइनस 5g बाय 3। सही है? बोलो माइनस 5g बाय 3 आ जाएगा आंसर। आगे क्या लिखा हुआ? अच्छा फिर बाद में इसका आंसर आएगा माइनस 5g बाय 15, सॉरी 50। कितना आंसर आया बोलो? सही है। अच्छा अगर और कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते थे इसके लिए? ACM इज इक्वल टू F टोटल बाय M टोटल। टोटल फोर्स निकाल लो। टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? टोटल फोर्स कैसे, कौन सी होती है? टोटल फोर्स सिर्फ एनर्जी होती है क्या? उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे? टेंशन, तो आपको टेंशन भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो बोलो इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। बोलो नेट फोर्स कितना आएगा? नीचे 10g और ऊपर टेंशन। नेट फोर्स क्या है नीचे की तरफ? नेट फोर्स इज 10g माइनस t। सही है? और इसके लिए नेट फोर्स क्या आएगी? ऊपर जा रहा है ना ये, तो टेंशन ज्यादा है, तो t माइनस 5। तो F1 और F2 पता चल गया। F टोटल के लिए क्या करेंगे? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डिवाइड बाय M टोटल। बस, समझ में नहीं आया? कर सकते हैं? ओके कैसे आएगा इसका आंसर बताओ? बोलो ACM इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये तो नीचे तो आ जाएगा 15, ठीक है? F1 वेक्टर क्या लिखेंगे? 10g माइनस t। सही है? बोलो ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव फोर्स, है ना? नेट फोर्स नीचे है ना, तो नेट फोर्स नीचे, तो ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नेगेटिव है। अच्छा इसके ऊपर क्या लिखेंगे? बोलो t माइनस 5g, तो ये हो जाएगा प्लस में सेकेंड फोर्स t माइनस 5g, और ये प्लस के साथ आएगा कि माइनस के साथ? नेट फोर्स ऊपर है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। बोलो ये क्या हो जाएगा? t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मतलब, तो फिर t की वैल्यू निकालो। समझ में नहीं आया? मिस्टेक तो नहीं करता है? ओके फाइंड चेंज इन ACM, चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चेन वाले क्वेश्चन याद है आपको? है भाई? अच्छा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? ये तो याद होगा, ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक m मास की चेन है, 2l/3 लेंथ ऊपर है, l/3 लेंथ नीचे लटक रही है। अब इनिशियली क्या होगा? ऑब्वियसली ये तो यहाँ है, ये नीचे जाने लगेगा, सही है? कुछ टाइम के बाद क्या होगा? यहाँ पे 2l/3 लेंथ आ चुकी होगी और ये ऊपर l/3 लेंथ,
सही है। अब कह रहा है कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था पहले स्टार्टिंग में वो निकाल लिया और यहां पे निकाल लिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा ये करना है। चेंज इन एसीएम निकालना है। कैसे कर सकते हैं बोलो? इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले, है ना। इसको कैसे मान सकते हैं आप? इसको ये मान सकते हैं कि भाई देखो टोटल मास m है, ये 2l/3 लेंथ, ये l/3 लेंथ, तो ये क्या है m/3 और ये क्या है 2m/3। तो इसको आप किसके एनालॉगस मानेंगे? इसको आप इसके एनालॉगस मानेंगे। ये हो गया आपका टेबल, ये हो गई आपकी पुली, यहां पे है 2m/3 मास और यहां पे कितना मास है m/3। सही है। इसका एक्सेलरेशन बता सकते हैं आप, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड। नेट पुलिंग फोर्स क्या है नीचे की तरफ m/3g है, तो m/3g ये हो गया नेट पुलिंग फोर्स। और टोटल मास कितना पुल करना है m, तो कितना आ जाएगा? ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो g/3 है? नो, इट इज नॉट g/3। क्यों? क्योंकि अब आपके पास दो मासेस हो गए हैं, यस और नो। इसका मास m/3, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/3, ये मास 2m/3, इसका एक्सेलरेशन g/3 इन द राइट डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा i डायरेक्शन और ये हो जाएगा हमारा j डायरेक्शन। तो बोलो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। बताओ व्हाट इज ACM? ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो नीचे तो आ जाएगा टोटल मास m। बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे? m1 इंटू g/3 कौन सी डायरेक्शन? माइनस j कैप। तो बोलो m/3 इंटू माइनस g/3 j कैप। सही है। बोलो भाई ये हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 करेंगे तो इसका मास कितना है 2m/3, इसका एक्सेलरेशन g/3 i कैप। सही है। ये आ जाएगा आपका ACM इनिशियल। सिमिलरली अब आप यहां आ जाओ, यहां पे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो ये कितना मास हो गया 2m/3, ये कितना मास हो गया m/3। तो इसको आप जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा आपको। बोलो कितना ही है 2m/3 और यहां कितना है m/3। बोलो टोटल पुलिंग फोर्स, टोटल मास टू बी पुल्ड, कितना एक्सेलरेशन आ गया 2g/3, यानी कि इस मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2g/3 नीचे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g/3 आगे की तरफ। तो m1a1 प्लस m2a2 यानी कि 2m/3 इंटू 2g/3 माइनस j कैप प्लस m/3 इंटू g/3 i कैप। ये हो गया m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय टोटल मास है। तो ये हो जाएगा ACM फाइनल। चेंज इन क्या बताना है? चेंज इन ACM बताना है। ACM फाइनल माइनस ACM इनिशियल करते हैं। समझ में नहीं आया? अब एक क्वेश्चन दे दूं क्या आपको? ऐसा क्वेश्चन ये सिमिलर क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉल्व करना है रेफरेंस बुक में। अभी क्वेश्चन ये है कि पहले एक आपके पास टेबल था, यहाँ पे एक टोटल m मास और l लेंथ की चेन थी। तो ये आपकी चेन है, ठीक है। यहाँ पे l/4 लेंथ नीचे लटक रही है और 3l/4 लेंथ ऊपर है। तो पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास बताइए। तो ऑब्वियसली ये सड़क के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये सड़क की कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि पूरी की पूरी चेन यहां आ गई है, ठीक है, तब आपको बताना है कि ACM कितना होगा और फिर बताना है डेल्टा ACM वेक्टर कितना होगा। समझ में आया क्या करना है? ये एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। यहाँ पे 3m/4 m/4 इनिशियल एक्सेलरेशन mg/4 डिवाइड बाय m, यानी कि g/4 एक्सेलरेशन है और बाद में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा g। तो फाइनल ACM और इनिशियल ACM ये निकाल कर सकते हैं आप लोग।
प्लीज डू इट। करने के लिए मैं आपको पूरी 5 मिनट, ठीक है। कितने लोगों का हो गया है? ओके ललित, क्या हुआ भाई? देखो इसमें मास कितना है? अगर मैम का कॉल आए तो मुझे बता दो। क्लियर हो गई बात? तो बोलो, फिर से बता रहा हूं, m/4 3m/4, m/4 इंटू g/4 माइनस जे कैप प्लस 3m/4 इंटू g/4 आई कैप डिवाइड बाई m। ACM2 क्या आएगा? माइनस जी जे कैप, तो ACM2 माइनस ACM1 कर, सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्या हो रहा है? यहां पे कह रहा है, देखो कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। कह रहा है कि यहां पे एक रस्सी जो है ऐसे पुल्ली के ऊपर से लपेट के ऐसे करी हुई है, ठीक है। टोटल लेंथ इज 2L, तो इधर L लटका हुआ है, इधर L लटका हुआ है। कह रहा है द रोप इज इनिशियली एट रेस्ट, आएगा बिहाइंड वाला। द रोप इज इनिशियली एट रेस्ट, find acceleration of center of mass if the rope is slightly pulled to one side। तो क्या कह रहा है कि जब इसको थोड़ा सा राइट साइड में एक साइड खींच लेते हैं, मान लो इसको x हमने खींच लिया, पुल टू वन साइड बाय x बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हम x नीचे खींच लेते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे बताइए टोटल लेंथ कितनी है? 2L। लैम्डा आपको मास डेंसिटी गिवन है, सही है। जब ये x नीचे आएगा तो बोलो एक साइड वजन ज्यादा हो जाएगा, एक साइड वजन कम हो जाएगा। इधर टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? L प्लस x, और यहां कितनी हो जाएगी? L माइनस x। लेंथ पता है, लैम्डा पता है, तो मास भी पता है ना। मास निकालने के लिए क्या करेंगे? लैम्डा इंटू लेंथ। तो इधर कितना मास है? लैम्डा इंटू L प्लस x, यहाँ पे लैम्डा इंटू L माइनस x। ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, सही है। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया, इधर एक मास लटका हुआ है, इधर एक मास लटका हुआ है। बोलो एक्सेलरेशन कितना होगा? m2 माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सही है। बोलो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आएगा m2 माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना आएगा? टोटल मास, टोटल लेंथ कितनी है? 2L और लैम्डा, तो लैम्डा इंटू 2L आ जाएगा।
सही है, एक्सेलरेशन पता चल गया। ओके, अब एसीएम कैसे निकालेंगे? मैं कहता हूं m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बोलो ये नीचे जा रहा होगा कुछ a एक्सेलरेशन से, a यहां से निकाल लिया हमने m2 माइनस m1 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से। सही है, बोलो m1 पता है लैम्डा इंटू एल प्लस एक्स इंटू इसका एक्सेलरेशन इन माइनस जी, मतलब माइनस जे कैप डायरेक्शन, इसका मास लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। सही है, तो जे कैप लग जाएगा, इसके साथ माइनस जे कैप लग जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर लोगे, आंसर आ जाएगा x g बाय एल माइनस एक्स जी बाय। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, और जहां तक मेरे को याद है ये वाला क्वेश्चन शायद कौन से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है। ठीक है, और ऑब्वियसली क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन जितना ज्यादा डीपली सोचोगे उतना मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, डीपली नहीं सोचना है क्वेश्चन। देखो क्या हुआ, कौन बोल रहा है बातें? यहाँ पे एक पाइप है, ऐसे पाइप, ठीक है, इस पाइप के अंदर एक चेन फंसा रखी है। ठीक है, इस पाइप के अंदर एक चेन है, इस चेन का मास है m। सही है, और जो ये पाइप है ये सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड है, यानी कि जो चेन है वो भी सेमी सर्कुलर शेप में है, और इस सेमी सर्कल की रेडियस है r। ठीक है, स्मूथ चेन है। अब क्या किया, इस पहले तो ये बिल्कुल बैलेंस थी, जितना मास इधर था इतना मास इधर था, तो फिसल नहीं रही थी। क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर पुल करके छोड़ दिया, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल रिलीज कर दिया फिर इसको, तो बोलो क्या होगा, ये एक साइड वजन ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगी। तो जब ये पूरी की पूरी चेन इस पाइप से बाहर निकल चुकी होगी तब इस चेन की स्पीड कितनी होगी ये बताना है। अब क्वेश्चन देखने में सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत इजी है। मैं कहता हूं ये इस चेन को आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो क्या? मान सकते हो? तो बोलो इस चेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है तो कहां पे मानो उस मास को मैं? सेंटर ऑफ मास पे। और ये सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी हाइट पर होगा? 2r बाय पाई हाइट पर होगा। सही है, मैं कहता हूं ये मेरा रेफरेंस लेवल हो गया। m मास का ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखा, अब कहां रखा है? 2r बाय पाई पे रखा हुआ है। तो m मास का ऑब्जेक्ट 2r बाय पाई हाइट पे रखा हुआ है। अब वो फॉल करने लग गया, फ्री फॉल हो रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो बोलो ये फ्री फॉल होते होते यहां पे आ गया, मतलब कितनी हाइट नीचे आ गया? मैं कहता हूं जब ये चेन पूरी नीचे आ जाएगी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर। ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा? बिल्कुल बीच में। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर बाय 2। पहले तो m मास का ऑब्जेक्ट 2r बाय पाई हाइट पे था, अब वो पाई आर बाय 2 डेप्थ पे चला गया है। तो बोलो उसकी स्पीड कितनी होगी? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और फाइनल क्या हो जाएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो कहता हूं मैं यहां पे, बोलो ये जीरो लेवल है, तो बोलो m मास का ऑब्जेक्ट h हाइट पे रखा तो क्या हो जाएगा? mgh, यानी कि mg इंटू 2r बाय पाई इनिशियल एनर्जी। बोलो रेफरेंस लेवल से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। कितना आ जाएगा? mg इंटू माइनस h हो जाएगा। तो m हो गया, g हो गया, और कितनी हाइट नीचे? पाई आर बाय 2 हाइट नीचे आ गया। सही है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM स्क्वायर बोल दो, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी चेन है इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो VCM का स्क्वायर करके हाफ m VCM स्क्वायर से इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वहां से आप VCM निकाल लो, क्योंकि जो VCM होगा वही तो इस चेन का वेलोसिटी होगा। यस और नो? कोई भी दिक्कत परेशानी? बिल्कुल ओके है, क्लियर है बात? रिपीट करना है क्या? ठीक है, मैम का कॉल आया क्या? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आना चाहिए। कर सकते हैं आप इसको? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये हम कल भी थोड़ी सी बात कर रहे थे इसके बारे में कि भाई एक प्लैंक है, ठीक है, या एक कश्ती है, यहाँ पे एक कल्लू नाम का इंसान इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्लैंक है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, मतलब जब कल्लू चलेगा तो ये कल्लू इसके ऊपर नहीं फिसलेगा, लेकिन ये जो प्लैंक है ये जमीन पे फिसल सकता है। ठीक है, अब ये आदमी यहां से कुछ डिस्टेंस पे, मतलब यहां से कुछ दूसरे एंड पे चला गया, एक एंड पे खड़ा था फट्टे के, और फट्टे के दूसरे एंड पे जाके खड़ा हो गया।
तो कह रहा है कि ये जो फट्टा है ये कितना दूर पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं कहता हूं क्या इस पूरे सिस्टम को मैं एक सिस्टम मान सकता हूं भाई? फट्टा प्लस कल्लू इज इक्वल टू वन सिस्टम। आप बताओ क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बताइए, क्या पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? कोई एक्सटर्नल फोर्स में कोई धक्का मार रहा है क्या? बाहर से आके कोई खींच रहा है? नहीं है ना। तो बोलो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इनिशियली द कंप्लीट सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइनली भी सिस्टम शुड बी एट रेस्ट। मतलब बाहर से कोई आया नहीं, फोर्स लगाया नहीं और सिस्टम मूव किया नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास पहले जैसा था बाद में वैसा ही रहेगा। जहां पहले था बाद में भी वही रहेगा। पहले रेस्ट पे था बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। क्या लोकेशन चेंज हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की? नहीं, जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास था वहीं पे बाद में भी सेंटर ऑफ मास होगा। तो अपने को क्या करना है, हमको जमीन पे खड़े होकर देखना है कि भाई ये मास m1 ये उधर चला गया तो m2 मास जो है इधर आ जाएगा, यस और नो। और इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वही फाइनली सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होना चाहिए। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि जो मास राइट जा रहा है उसका मूवमेंट का कंपोनेंट लिख देंगे और जो मास लेफ्ट जा रहा है उसका मूवमेंट मास इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। सही है, ये वाला पार्ट हम करेंगे कल। ठीक है, तो वी विल डू इट टुमारो। कोई दिक्कत है इसमें? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के बारे में पता है आपको? बस ये बात ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास मतलब पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। और पहले अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो थी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही रहती है पूरा टाइम, तो सेंटर ऑफ मास जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। और पूरे के पूरे टाइम फ्रेम में अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, जहां पहले था सेंटर ऑफ मास वही है, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाल लिया, बाद में भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वही लिख दिया, इनिशियल इक्वल टू फाइनल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सही है भाई, क्लियर हो गई बात? कंसेप्ट क्लियर हो गया? आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस, है ना? बोलो, आरसीएम के बारे में पढ़ा था, उसको डिफरेंशिएट करके वीसीएम पढ़ा था, है ना? पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो तो या तो इंडिविजुअली कर दो या एम टोटल इनटू वीसीएम कर दो। सिमिलरली फॉर फोर्स, टोटल फोर्स निकालना है तो इंडिविजुअल हर एक के लिए क्या करेंगे, फोर्स लिख देंगे और उनको ऐड कर देंगे, या फिर एम टोटल इंटू एसीएम कर देंगे। सही है, बात एक ही है, कर सकते हैं आप लोग। और ऐसे ही अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे तो क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालेंगे, m1a1 plus m2a2 डिवाइड बाय m1 plus m2, m1v1 plus m2v2 डिवाइड बाय m1 plus m2, ऐसे करके हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट है इसमें, कोई दिक्कत परेशानी? सब ओके है? ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू टुमारो।